हेलो एवरीवन, हमने पार्ट वन को कर लिया है। तो जो भी लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं वो काइंडली सबसे पहले पार्ट वन देखें। पार्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पार्ट वन देख लेते हो तो पार्ट टू को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमने पार्ट वन में एलर्जी तक देख लिया था कि हमें क्या क्या करना था। पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक हमने लास्टली मुझे याद है कि हमने एलर्जी तक कर लिया। इसमें हम ऑटो इम्यूनिटी से शुरुआत करेंगे। तो ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली एक ऐसा बीमारी है जिसको आप इस तरह ऐसे समझें कि अपने आपके ही सेल जो है वो खुद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अपने और दूसरे सेल में। तो जिसके वजह से क्या होता है, और इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। आप देख सकते हैं, आप इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, अभी तक पता नहीं चला है ऑटो इम्यूनिटी जो डिजीज होता है इसके क्या रीजन है। यही होते हैं कि खुद के बॉडी खुद के सेल पे अटैक करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल है रीमाटोइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा है सिस्टम इन द बॉडी कि कितना होता है हमारे पास। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट, देखिए जो है एक्चुअली कितने प्रकारों में बांटा हुआ है ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लिम्फाइड ऑर्गन है, लिम्फाइड टिश्यू है, बी सेल है, एंटी सेल, एंटीबॉडी। तो ये बेसिकली 5 आपको याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं लिम्फाइड ऑर्गन की। तो लिम्फाइड ऑर्गन वो हैं वेयर द ऑर्गन वेयर ऑरिजिन और मैच्योर एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर आर कॉल्ड लिम्फाइड ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जहाँ पे ऑरिजिन होता है किसका, लिम्फोसाइट का, जहाँ लिम्फोसाइट मैच्योर भी होता है। मतलब पहले तो क्या हुआ, ऑरिजिन हुआ मतलब जन्म लिया। एक ऐसे समझ लीजिए एक बच्चा अपने नानी के यहाँ जन्म ले रहा है, और मैच्योरेशन वो एक ऐसा प्रोसेस आप उसको बोल सकते हैं कि अपने वो दादा के यहाँ मतलब ग्रैंड फादर जो है वहाँ वो मैच्योर हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं लिम्फोसाइट जन्म कहीं और लेता है, मैच्योर कहीं और हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं लिम्फाइड ऑर्गन। तो लिम्फाइड ऑर्गन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं हमारे, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, एक होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले मैं बता दूं, लेकिन कहीं कोई भारी नहीं है इसमें। बेसिकली जो मेन चीज़ याद करनी है आपको, पूरा फोकस करना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ पे। तो अगर आप फोकस करते हो तो फ्रेंड्स आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो। ठीक है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, बोन मैरो होते हैं और थाइमस होते हैं। जहाँ वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड ऑर्गन। बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फाइड ऑर्गन है जहाँ ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, वहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल सी बात है, एक एक करके समझिएगा। एनसीईआरटी के रेफरेंस से आपको बताया जा रहा है ये सभी चीजें। थाइमस इज अ लोबेड ऑर्गन। थाइमस क्या है, लोब्ड ऑर्गन है। कहाँ लोकेटेड है, हार्ट एंड बीनेथ ऑफ ब्रेस्ट बोन के थोड़ी सी वहाँ पे लोकेटेड है। स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल intestine and appendix are secondary lymphoid organ where proliferation of lymphocyte take place। तो अगर क्वेश्चन आता है कि proliferation of lymphocyte take place, तो ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, the secondary lymphoid organ where provide the site of interaction। देखिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है, जो कि इंट्रैक्शन के लिए साइट्स को प्रोवाइड कराता है लिम्फोसाइट, वो कहाँ पे है, विच देन इफेक्टर। बाकी अगर मान लीजिए जब प्रोलिफरेट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो इफेक्ट थोड़ा सा अपना दिखाने लगते हैं। स्प्लीन जो है एक लार्ज बीन शेप का होता है, ऑर्गन मेनली कंटेंट्स लिम्फोसाइट, ज़्यादा कंटेंट करता है लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। फेगोसाइट जो बाहर के जितने भी एंट्री लेते हैं, माइक्रो इम्यून का काम होता है इनको खत्म कर देना, मतलब मार देना। मैंने आपको पहले बता चुका है पार्ट वन में, इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला पार्ट वन को देखा। तो देखा, मैं बोला नहीं। Filter of blood trap by blood-borne microorganism has a large reservoir of erythrocytes। ठीक है, इरिथ्रोसाइट का नाम आरबीसी है। इसे जब हम लोग ब्लड एंड फ्लूइड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो जानेंगे। The lymph nodes are a small solid structure located at different points along lymphatic system. Lymph does serve the trap antigen, and these antigen traps are responsible for the activation of lymphocyte and cause immune response। lymph node जो होता है ट्रैप करता है एंटीजन को, और वहीं जो एंटीजन ट्रैप होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन के लिए, जो कि क्या करता है, हमारा इम्यून को रिस्पॉन्स करता है कि अब भाई अब तुम रेडी हो जाओ। लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फाइड टिश्यू कहाँ लोकेटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है,
लिम्फोइड टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड। देखिए आपने पूरे स्लाइड को समझ लिया या पढ़ लिया, ये मीन इंपॉर्टेंट नहीं था। इस स्लाइड से एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है। लिम्फोइड टिश्यू MALT विच कंसिस्ट अबाउट 50%, ये जो 50% है ना, ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है कि कितना परसेंट लिम्फोइड टिश्यू जो बॉडी में है। तो एक डाटा है ये 50%, और आपको याद कर ही लेना पड़ेगा। 50% याद है तो समझिए आपका ये स्लाइड आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं जो पहले बताया कि थाइमस किधर है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड्स जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पिक्चर में पेप्स पैचेस दिखाई दे रहा है, अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है, बोन मैरो दिखाई दे रहा है, टॉन्सिल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी डाला गया है कि द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, बेशक स्लाइड में भी बताया गया, बोन मैरो एंड थाइमस। लिम्फ नोड को आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, स्प्लीन बीन शेप का होता है, ये भी मैं आपको बताया। तो देख रहे हैं डायग्राम के साथ पढ़ने का एक अलग मजा होता है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा डायग्राम के साथ आपके दिमाग में ये सब बातें डाली जाए, ताकि आप जल्द से जल्द बायो में बहुत तेज हो, बायो में अच्छा करें। अब एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स पढ़ाने से मैं आपको पहले एक बात बता दूं, एड्स का एक वीडियो है हमारे इसी चैनल पे, बोल्ड बायो चैनल पे। अगर आप एड्स को वहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ तो मैं अभी पढ़ाऊँगा ही, लेकिन अगर आप वहाँ से एड्स को पढ़ते हैं तो बेसिकली और भी ज़्यादा आपका एड्स मतलब एड्स का टॉपिक क्लियर होगा। वहाँ पे एक अच्छे तरीक़ा से पूरा कैसे इसका क्या प्रोसीजर होता है एड्स को हमने बताया है। तो आप ज़रूर से एक बार वो वीडियो को देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एड्स के बारे में और क्लियर हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन रन ना करे आपके माइंड में। तो सबसे पहले द टर्म एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, तो आज याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी ऑफ सिंड्रोम। दिस डिजीज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये एक ऐसा डिजीज है जो आप किसी से लेते हैं, ठीक है, बर्थ के बाद लेते हैं या एक्वायर्ड करते हैं, बर्थ के साथ भी एक्वायर्ड हो जाता है, जब एक्वायर्ड लिया जाता है ये खुद से आता है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी, HIV वायरस भी इसे बोलते हैं। HIV इज अ रेट्रो वायरस हैविंग RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन देखें या ट्रांसमिशन कह लीजिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी लोग एड्स के या HIV के वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनसे अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको एड्स होने का संभावना है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, आपको मान लीजिए ब्लड की ज़रूरत, और आपने जिससे ब्लड लिया उसको आपको नहीं मालूम था कि तो वो भी उसके अंदर उसके ब्लड में जो है HIV का वायरस है, तो हो सकता है आप भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको भी एड्स के वायरस आपके अंदर आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड वगैरह का, तो इसमें आदमी ध्यान रखता है कि ब्लड जहाँ से भी हमने लिया है वो जांच पड़ताल की जाती है ब्लड बैंक में। और डे बाई डे इसमें बहुत सुधार भी देखने को मिल रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड था। अगर कहा जाए कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं, तो सेक्स का ये बेसिकली क्या होता है कि एड्स का जितने भी ज़्यादा है वो फ्लूइड कॉन्टेक्ट से ज़्यादा होता है बेसिकली। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, 4-5 आदमी का ग्रुप है, उसमें क्या होता है कि एब्यूजर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, नस में अपने इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं। उस ड्रग से एक ही नीडल से क्या होता है, 5-6 ले लेता है जो ग्रुप में रहता है। हो सकता है किसी एक को हुआ, उसके से वायरस कैरी किया उसने, सब में वो धीरे धीरे ये हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो इससे भी चांसेस है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको। अगर कोई लेडीज है और वो प्रेग्नेंट है एंड दे आर ऑलरेडी HIV पॉजिटिव, दे कैन इन्फेक्ट दियर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू वो उनमें वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है वो बच्चा। अगर मान लीजिए एड्स किसी को हो रहा है, उसको किस चीज़ से डायग्नोसिस करना है, कैसे मालूम चलेगा कि आपको एड्स हुआ है, इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे। तो डायग्नोसिस कीजिएगा, एक इलिसा बोलते हैं हम, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट, इसे तो इसे हम करके ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है आपकी, आपको कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ इन्हें एड्स हुआ है, एक पॉजिटिव है। और कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो होता है एंटी रेट्रीवायरल ड्रग्स, बट दैट इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव। आने का मतलब ये है कि अगर आप एड्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपके लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, आप वो एड्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जा सकता है। अगर आप अर्ली सिम्टम में इसे कोई अच्छे डॉक्टर से आप दिखा लेते हैं तो हो सकता है कि माइट भी थोड़ा सा वो सही रहता है,
मतलब क्यूर हो सकता है अर्ली सिम्टम में, लेकिन लेट सिम्टम 5 साल 6 साल के बाद आते हैं, और उसमें क्या होता है कि दवा वगैरह दे के हम लोग लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है? देखिए सबसे बेस्ट वे है एड्स का प्रिवेंशन करना टू फॉलो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी मैं आपको बताया कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है सेफली तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले। टू यूज डिस्पोजल नीडल्स, मतलब कि डिस्पोजल नीडल्स का मतलब कि एक ही नीडल से आप हर किसी को ना यूज करें, एक ही नीडल, सब कोई अलग अलग नीडल्स यूज करें। और फ्री कॉन्डम्स, लोगों को कॉन्डम्स फ्री में दिए जाए ताकि सेफ सेक्स हो, और ड्रग्स एब्यूज को हम क्या करें, स्टॉप करें, प्रिवेंट करें, और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, सबसे इफेक्टिव है। लेकिन आजकल के यूथ में एक मॉडर्नलाइज टाइप का बना हुआ है, तो भले ही मॉडर्नलाइज टाइप का बना हुआ है लेकिन इसका इफेक्ट तो आगे चल के आपको खराब देखने को मिल सकता है। और फिर देखिए क्वेश्चन आया कि एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस, एड्स किस चीज़ से डायग्नोसिस किया जाता है, मैंने अभी बताया एलिजा। तो ये क्वेश्चन था, आप बेसिकली ये मेरा कराने का एक ही मकसद है कि आपका कंसंट्रेशन क्या है, मतलब आपने अभी वीडियो देखा और क्या आपका कंसंट्रेशन इतना है कि आप ये कि हाँ अगर अभी थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आप क्लियर करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूँ कैंसर की भी एक वीडियो है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा कैंसर, उसमें 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें ताकि आपका पूरा जो जितना भी कैंसर का कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। तो हमारे बॉडी में सेल होते हैं, कैंसर को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें कि कैंसर कैसे होता है। सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल होते हैं, तो सेल बेसिकली कोई भी सेल होता है, तो सेल होता है तो सेल का डिवीजन भी होता है, लेकिन एक मैनर में होता है, वहीं जब वहीं सेल अनकंट्रोल तरीका से डिवीजन करे, ठीक है। मान लीजिए इस सेल का काम था 24 घंटा में, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ 12 बार डिवीजन कर रहा है, लेकिन 24 घंटा में ये 100 बार डिवीजन कर रहा है, तो ये क्या है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल जो हो रहा है उसे हम कैंसर कहते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर क्या होते हैं, क्या कारण से कैंसर हो सकता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं कहाँ से आते हैं, कैंसर कौन से वायरस होता है, तो राउस सार्कोमा जो वायरस है दिस कॉज कैंसर, और ईबीवी वायरस इसको भी बोलते हैं। तो अब आइए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कैंसर को कैसे आप समझेंगे, मैं वो क्लियर कर दूँ। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस क्या है, देखिए आगे आपको आगे वाला जो स्लाइड होगा वो आपको डायरेक्ट कैंसर समझ में आ जाएगा। तो कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस है वो टोबैको है, अल्कोहल है, फुल स्वाइन है, पॉल्यूशन, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। ये सब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है, इससे आप ये स्लाइड को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा आगे। तो मैं आपको सबसे पहले दो, एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल की डिफ्रेंसिएशन बता देता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ जो कैंसर है आप अच्छा से समझिए। देखिए पहले यहाँ क्या लिखा है, पहला ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन इन कंट्रोल मैनर, और कैंसरस सेल में क्या है, कैंसरस सेल इन नॉट कंट्रोल मैनर। देखा क्या डिफरेंसेस है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं वो सेल का डिवीजन कैसे कर रहे हैं कंट्रोल में कर रहे हैं, और जो कैंसरस सेल है वो कैसे कर रहे हैं, अनकंट्रोल मैनर में कर रहा है, कंट्रोल मैनर ही नहीं है उसका। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा ये क्या है, बहुत से लोग जानते होंगे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं अभी आपको क्लियर कराता हूँ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लाइफ स्पैन इज फिक्स, एक नॉर्मल सेल का लाइफ स्पैन फिक्स होता है, कब उसे मरना है या कितना दिन तक उसकी वैलिडिटी है, कब उसकी एक्सपायरी है, सब फिक्स होता है, लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब देखिए हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को इसी स्लाइड पे समझेंगे, कैसे समझिएगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को। तो देखिए क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में कि समझिए कि आप यहाँ पे सपोज दैट कि ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है, और इसके आगे भी एक सेल है। तो क्या होता है कि जब भी जो भी सेल होते हैं ना, तो जिस सेल में अटैक होता है, तो कोई भी सेल है वो सेल में कोई बाहर बाहर से वायरस अटैक कर रहा है, तो उस वक्त क्या करते हैं वो सेल, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो आपको समझ, उस वक्त क्या करते हैं सेल कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज कर देते हैं, ये क्यों रिलीज करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। जो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करता है ये सेल, बेसिकली ये क्या करता है, ये फर्दर इन्फेक्शन ना हो दूसरे दूसरे सेल में,
इस चीज़ के लिए जो सेल मर रहा होता है ऑलरेडी, इस पर अटैक हो चुका होता है, वो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो रिलीज होता है इसका क्या काम है कि जो हमारे बगल वाले जो सेल हैं उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो, जो भी इन्फेक्शन जो जल्दी से वायरल हो रहा है वो इन्फेक्शन ना हो, इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो नॉर्मल सेल तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन करता है, मतलब अगर नॉर्मल सेल में कोई अटैक कर रहा है वायरस वगैरह, तो वो क्या करता है कि ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर छोड़ देता है ताकि उसके अगल बगल वाले जो सेल हैं वो सेफ रहें। लेकिन कैंसरस सेल क्या कर रहा है कि ये कॉन्टैक्ट को लॉस्ट कर दे रहा है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन को, मतलब कि वो तो खुद जा ही रहा है, ना ही तो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो सेल होंगे वो मतलब कि सेफ रहेंगे। तो मतलब कि एक सेल बर्बाद हुआ, अगर बर्बाद हुआ तो दूसरा भी बर्बाद होगा, कैंसरस सेल में तीसरा भी बर्बाद होगा, तो इसीलिए क्वाइट डेंजरस हो जाता है। ये स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको समझना है। ये जिसने भी ये स्लाइड समझ लिया समझो उसने कैंसर को समझ लिया। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि एक ऐसा स्लाइड आएगा जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल सेल हो गया। किसी भी नॉर्मल सेल के पास दो सेल होता है, सॉरी दो जीन होता है, एक सप्रेसर जीन होता है, एक प्रोटोन जीन होता है। तो नॉर्मल सेल है तो सप्रेसर जीन हो गया और प्रोटोन जीन हो गया। आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखिए एक घर है, उस घर में मान लीजिए सप्रेसर जीन क्या है, वो फादर है, और प्रोटोन जीन क्या है, उसका बच्चा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सप्रेसर जीन घर में रह रहा है और प्रोटो ऑन्कोजीन भी घर में रह रहा है। सिंपल सी बात है, जब पापा घर में रहते हैं तो उनके बच्चे भी घर में रहते हैं। तो अब तो सप्रेसर जीन है तो प्रोटोन का जीन कुछ नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा, अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। लेकिन जब इंट्री ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब कि पापा के दोस्त आ गए, बोले कि अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा घूम के आ जाए, चौक वोक से आते हैं हम लोग, कुछ टी वगैरह लेके। तो सप्रेसर जीन जो कि पापा थे वो बाहर चले गए। अब जब ये पापा बाहर जाएंगे तो प्रोटो जीन क्या करेगा, स्टडी का काम छोड़ के क्या करेगा, सोचेगा अरे पापा बाहर चले गए, चलो कुछ हम लोग बदमाशी वगैरह करते हैं। अब ये क्या हो गया, तुरंत बदल जाएगा ऑन्कोजीन में। अब जैसे ये ऑन्कोजीन में बदला, ठीक है सिंपल से, और सप्रेसर जीन यहाँ से हट गया, मतलब सप्रेसर जीन खत्म हुआ, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हुआ, ऑन्कोजीन में चेंज हुआ, उसी वक्त क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है, और यहीं से कहानी हमारी कैंसर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली देख रहे हैं कौन सी चीज़ कैसे क्या है कि कोई भी सेल है उसके पास दो जीन होते हैं। आप ये ऐसे में आपको इतना इजी वे से बता रहा हूँ कि आपके घर वाले भी लोग समझ जाएंगे, जो कि बायोलॉजी नहीं भी पढ़ता होगा। आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप तो इजीली समझ जाओगे कि कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है। कि सेल है, दो उसके पास जीन है, एक सप्रेसर जीन है, एक प्रोटोन जीन। सप्रेसर जीन को हटाया कौन, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ने एंट्री लिया, जो कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या था, टोबैको था, अल्कोहल था, इसका मतलब आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो सप्रेसर जीन को ही हटाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी में प्रोटोन जीन कन्वर्ट हो जाएगा ऑन्कोजीन में। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये वाला सेल ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो भी सेल है अनकंट्रोल डिवीजन है सब सेल करेंगे और ये ट्यूमर बना लेंगे। जब ट्यूमर बन जाएंगे बॉडी में तो कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो सेम इस आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कैसे पापा घर में थे तो सब अच्छा काम हो रहा था, जैसे ही पापा घर से बाहर निकले बच्चा बदमाशी शुरू किया, यानी प्रोटोन जीन कन्वर्ट हो गया उनको जीन। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लोगों की समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने स्पेशली एक ऐसा एक स्लाइड बनाया है जिसे आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने कॉजेज ऑफ कैंसर, इसे हम इटियोलॉजी ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इटियोलॉजी ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे जनरल में कॉजेज ऑफ कैंसर बोलते हैं। आई होप इसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप इस इसको देखिए, एक मिनट हाईलाइटर में। तो ये तो सबसे पहले लार्ज होता है, फास्ट फूडिंग होता है, इन्वेसिव होता है, कोरी होता है, और ये मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस शो करने का मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक जो ट्यूमर का जब स्टेज आप पढ़िएगा, तो ये मेलिगेंट ट्यूमर में जब मेटास्टेसिस में आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है बचना। क्यों मुश्किल हो जाता है आपको आगे मैं बता, देखिए मेटास्टेसिस है ये, और मेटास्टेसिस एक मेलिगेंट ट्यूमर है जहाँ की माइग्रेटिंग करने लगता है वो ट्यूमर थ्रू ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आज आपको मेलिगेंट ट्यूमर ओवरी में बना, किसी फीमेल में ओवरी में मेलिगेंट ट्यूमर बना, तो कल वो के वो लंग्स में चला जाएगा। ऐसे हर बॉडी में इस तरह से ये फैलता है कि आप समझ नहीं सकते हो कि आप क्या करना चाहिए। मान लीजिए पहले चलो भाई ओवरी में था तो हम
बहुत बार ऐसा होता है कि जो जो पार्ट्स में रहता है उस पार्ट को हम कट करके थोड़ा सा इन्फेक्शन को कम करते हैं, लेकिन अब हर पार्ट में ये माइग्रेट कर रहा है, मतलब कि ये कर रहा है, तो कैसे आप कर सकते हो? इसीलिए हम इसे बोलते हैं बहुत ही डेंजर स्टेट है ये मैलिगेंट ट्यूमर। डिटेक्शन ऑफ कैंसर मतलब कि आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको कैंसर है? तो इसके लिए बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू कराई जाती है। ये सब हिस्टोपैथोलॉजिकल में आपको दिखा जाता है कौन से काउंट कितने ज़्यादा हुए कितने कम हुए हैं। रेडियोग्राफी यूजिंग एक्सरे, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी कराया जाता है, एमआरआई तो बेस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यूज ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये सब किया जाता है डिटेक्टेशन में। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है? एक तो है कि सर्जरी करा लीजिए, एक तो है रेडिएशन थेरेपी होता है, कीमोथेरेपी भी होता है, और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। हाँ, जितने भी लोग मतलब कि ट्यूमर वगैरह से इन्फेक्टेड है उनको हम एक अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, ठीक है, दिया जाता है, जो क्या करता है एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम एंड हेल्पिंग डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, जो कि क्या करता है बेसिकली ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो कैंसरस सेल जो होते हैं डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल का डिफरेंस भी आपको दिखाया, ठीक है। जो लोग इसे बढ़िया से देखोगे जरूर है कि क्वेश्चन बनाएगा। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं भी बताता हूँ। कैंसरस सेल डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग ट्यूमर्स, गलत, ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टरिंग, नहीं। अभी मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ये लॉस कर देता है। तो देख रहे हैं ये सब कितना आसान क्वेश्चन आते हैं ये सब। अभी देखिए हम लोगों ने पिछला वाला जो स्लाइड में हमने बताया था, द सब्सटेंस गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर, बताया कि एक जितने भी पेशेंट होते हैं कैंसर के उन्हें हम क्या देते हैं, अभी मैं तुरंत बताया था आपको कि उन्हें एक अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, ताकि वो क्या करता है कि एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, जो कि डिस्ट्रॉय करे ट्यूमर को हमारा, ठीक है। तो देख रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये चीज़ को अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ दैट्स वेरी इजी। तो ये चीज़ बेसिकली बहुत से लोग नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ये दिखाना मेरा काम है। बस आपको क्या करना है कि आपको डेली बाई डेली आना है, वीडियो देखना है, पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू भी करना है। इतना मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं इस वीडियो में रखता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है एमसीक्यू रखने से, इसलिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करता हूँ। आप जो भी साइड बुक में रखें उससे आप एक बार जरूर करें, आपकी आई होप सब क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा। देखिए ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन वगैरह हमेशा इससे आते रहते हैं, स्पेशली नेक्स्ट में। तो बोलता है दी ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपिड्स, कैनाबोनाइड्स एंड कोकाइन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज में है वो ओपोइड्स है, कैनाबोनाइड्स है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ओपोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपोइड्स क्या है? ड्रग्स है विच बाइंड, यही तो इंपॉर्टेंट आता है, पूछता है कि ओपोइड्स का फंक्शन क्या है। ओपोइड क्या करता है कि ओपोइड रिसेप्टर को बाइंड कर देता है। प्रेजेंट कहाँ होता है ओपोइड? देखिए ये कि इसकी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ओपोइड्स का, ओपोइड्स क्या है? ओपोइड्स क्या है कि ड्रग्स है जो क्या करता है, बाइंड करता है स्पेसिफिक एक्वायर्ड रिसेप्टर जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आवर सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर कोई पूछे आपसे ओपोइड्स का कहाँ कहाँ इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप उसे आसानी से बता दीजिए कि ओपोइड जो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा सीएनएस में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हीरोइन, हीरोइन जो एक कॉमनली कॉल्ड समैक है, जो कि केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है विच इज वाइट, जो कि वाइट होता है, ऑर्डरलेस यानी इसमें कोई खुशबू नहीं आती है। बीटा थोड़ा सा कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड का बना हुआ था। और अब कहाँ से इसे ऑब्टेन किया जाता है? मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पपाया वर्स सोमनिफेरम, ये एक साइंटिफिक नेम है, आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। हीरोइन इज अ डिप्रेशन एंड स्लो डाउन फंक्शन, जितने भी लोग हीरोइन का यूज करते हैं वो एक हीरोइन जो भी है वो डिप्रेशन एंड स्लो डाउन फंक्शन करता है। कि कैनाबोनाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कैनाबोनाइड्स आर इंटैक्ट विद कैनाबोनाइड रिसेप्टर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रिंसिपली इन द ब्रेन में होता है। नेचुरल कैनाबोनाइड्स क्या होता है? ऑब्टेन किया जाता है इसे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस एस्टिवा। The flower tops, leaves, and the resin of cannabis plants are used in various combinations to produce ब्रिंजोआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हासिस, चरस एंड गाजा।
तो फ्लावर्स जो होते हैं इस कैनमोरेंट्स के, वहाँ से चरस और गांजा भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है मेन कैनमोरेंट्स का, वो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी में, ठीक है। कोका एल्कुलेट के बारे में पढ़ते हैं, तो कोका एल्कुलेट और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट इन जाइरोथिलम कोका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नाम याद होना चाहिए। कोका एल्कुलेट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये करता है। कोका इज कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन और सेंट्रल सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड एक्सेसिव डोज ऑफ कोकिन कॉज हेलोसिनेशन हो जाती है अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे कोका एल्कुलेट का। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कोका एल्कुलेट्स की, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब इसमें डाली गई, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। अभी आपको एक काम है, आपको ये फिगर देख के बताना है ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप मेरे को बताओगे। रेट एंड रिव्यू जब आप करोगे तो आपका ये पेज। अब देखिए पूछता है कि समय की द ट्रैक ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, ये भी आपका क्वेश्चन है। हीरोइंस को हम लोग कॉमनली कॉल्ड क्या करते हैं, मैं आपको बताया है। तो आपका ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, आप ये करते हैं। अब हम बात करते हैं, तो टोबैको जो होता है, टोबैको कॉन्टेंट्स निकोटाइन एंड अल्कोलॉइड्स, ठीक है। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज करता है जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन बोथ विच रेज ब्लड प्रेशर, जो क्या करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को रेट करते हैं। स्मोकिंग ऑफ टोबैको इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर एंड लंग्स यूरिनरी ब्लडर थ्रोट ओरल कैविटी ब्रोंचिटिस एम्फीसाइमा एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। देखिए अगर कोई है स्मोकिंग कर रहा है टोबैको का, तो उसका क्या क्या हो सकता है कि लंग्स कैंसर हो सकते हैं, यूरिनरी मतलब ब्लैडर जो है वहाँ दिक्कत हो सकती है, कैविटी में दिक्कत हो सकता है। इम्फेसीमा एक डिजीज है, जो भी लोग सिगरेट वगैरह जो इतने सिगरेट से जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें हम इम्फेसीमा बोलते हैं। तो यहाँ सब आपको ये सब डिजीज आपको देखने को मिल सकती है टोबैको से। तो टोबैको का जो कंटेंट क्या मीन कंटेंट करता है ये आप इंपॉर्टेंट है, आप ये करें। निकोटाइन है, और निकोटाइन क्या है, कैलकुलाइड है, ठीक है। क्या है आपके पास, टोबैको कंजप्शन इज नोन एज स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालाइन द कंपोनेंट्स कॉजिंग द डिस्कोर्ड। देखना एकदम स्लाइड से क्वेश्चन आ रहा है। तो बेसिकली दिस वन ए इज आंसर निकोटाइन, बहुत इजी है। एडोलेसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल यूज, जो कि एनसीईआरटी में भी टॉपिक है, और ये टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडोलेसेंस जितने भी एज means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his her attitudes and belief for effect participation in society। कहने का मतलब ये कि जब बच्चा मतलब एडोलेसेंस वो एक ऐसा एज होता है जब कि वो मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब कि जब जो भी बॉयज या गर्ल्स होते हैं जितने भी, वो मैच्योर होते हैं और अपने एटीट्यूड्स कैसे वो उनका एटीट्यूड्स होता है, क्या बिलीव करते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे रहता है उनका सोसाइटी में, उस पीरियड को एडोलेसेंस बोलते हैं। ये बेसिकली 12 से 18 साल वाले को हम एडोलेसेंस बोलते हैं, ऐसे समझा गया है। एडोलेसेंस इज एक्कोम्पनाइड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज, ठीक है। बहुत सारे बिहेवियर चेंज होंगे, सेवरल बायोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी नीड फॉर एडवेंचरस एंड एक्साइटमेंट। इस एज में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये करके देखते हैं। इससे क्या होता है, इनके सब अगर ड्रग्स में बात करूँ तो ये कैसा है जो इसमें यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम दिन में 25 सिगरेट पी लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, मतलब इसमें एक एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा एज होता है, 12 से 18 वाला जो एज होता है, इसमें क्यूरियोसिटी रहती है, एडवेंचर रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि हम क्या कर दें, कि कोई एक्सपेरिमेंट हम करें, कोई खोज करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स द काइंड ऑफ कॉलेज। कि इसमें बहुत सारे लोग आपको मतलब मोटिवेट तो नहीं करते हैं, स्टेज में मोटिवेट कम ही समझ में आता है। कोई भी बोल देगा, आप जल्द से उसकी बातों को बिलीव कर लोगे, तो ये बहुत ही डेंजर एज होता है, 12 से 18 वाला है। अब एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू a certain effect such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drug। मतलब ये जब आपको हो जाएगी किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए, वो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, तो आपको जिस चीज़ की एडिक्शन होगी वो चीज़ आपको जब तक ना मिलेगी तब तक आप क्या होगा कि आप वेल एंड फाइन फील नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको किसी ड्रग्स की एडिक्शन लगे, जब तक वो आपको ड्रग्स ना मिलेगा तब तक आप उस चीज़ के लिए बेचैन रहोगे, आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि आप बार बार उस कैसे ये इंसान को एडिक्ट हो जाते हैं, आप बार बार उस चीज़ को
ड्रग्स को इतना ज़्यादा ले चुके होते हो कि आपका बॉडी टॉलरेंस भी करना, उसको रिसेप्टर जो हमारे बॉडी में होते हैं इंक्रीज कर देते हैं कि मतलब बार बार आप जितने भी, जैसे कि आप ड्रग्स का यूज बार बार कर रहे हो तो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, रिसेप्टर उसे ये कर लेते हैं कि जब तक उस चीज़ को आपको नहीं मिलेगा हायर डोज में, जैसे कि नहीं मिल रहा है आपको, तो उस चीज़ की आपको एडिक्शन लग जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जितने भी ड्रग्स एब्यूजर लोग होते हैं आपको देखते हैं, अगर उन्हें दिन में ना मिले वो चीज़, तो उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बेचैन आई मीन इन द वो एडिक्ट रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए। तो ये बेसिकली पॉइंट है, आप भी कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज़ की एडिक्ट ना हो, किसी, चाहे गेम्स हो या फिर ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स में बहुत सारे लोग, तो डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। अब क्या है कि बॉडी आपका डिपेंड हो गया है कि वो चीज़ आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम आएगा, रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल आर डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, सिकनेस, नोजिया होगा, स्वेटिंग वगैरह, ये सब कुछ उसके साइन और सिंड्रोम भी दिखते हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिलता। तो अब देखिए प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है ड्रग्स अल्कोहल यूज का, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट रिकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस हो जाएगा। एक्सेसिव अगर आप ड्रग्स लेते हैं मे लीड टू कोमा, अगर आप ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं हो सकता है आप कोमा में चले जाएं, आपकी डेथ हो जाए ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल। रेस्पिरेटरी, आप सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस को हार्ट बीट में दिक्कत होगा, सेरेब्रल हैमरेज भी आ सकता है। आपको कितना खतरनाक है ये देख रहे हैं। दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली कैन गेट इन्फेक्टेड विद, जितने भी लोग इंट्रावेनस नस वगैरह डायरेक्ट वेन में अपने लेते हैं एड्स, वो हो सकता है वो इन्फेक्ट हो जाए एड्स से, हेपेटाइटिस से। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज लीवर। हाँ, अगर कोई ज़्यादा है अल्कोहल वगैरह का ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसका तो लीवर गारंटेड लीवर खत्म हो जाता है। बहुत से ऐसे केस हम लोग डेली देखते हैं। यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द फीटस। अब कोई लेडीज है और वो प्रेग्नेंट है, उस प्रेगनेंसी में क्या कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज कर रही है, तो उस केस में भी आप जो फीटस पे होगा, फीटस पे बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करेगा, बहुत ही खराब तरीके से। यूजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बहुत से लोग स्टेरॉइड के शौकीन होते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स देखा जाता है। तो फीमेल्स में क्या होता है कि मेल्सोनेशन हो जाता है, इंक्रीज एग्रीवेशन, मूड्स उनका सही नहीं रहेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा, हेयर ऑन द फेस आ जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस हो जाएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे, अगर कोई फीमेल्स है और फीमेल्स लोग भी तो बहुत से ज़्यादा, बहुत फीमेल्स ड्रग्स का यूज करती है, अगर कोई फीमेल्स ज़्यादा ड्रग्स का यूज कर रही है तो हो सकता है उसका जो क्लाइटोरिस है उस क्लाइटोरिस में इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा, मतलब कि वो जो हेयर ग्रोथ होगा वो लिमिट में नहीं होगा, फेस पे भी बाल आने लगेंगे। तो और ये फीमेल्स की केस थी, और ये वो कोई मेल्स है जो कि स्टेरॉइड यूज कर रहा है, उसके में क्या होगा, मूड और डिप्रेशन तो रहेगा ही, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल जो होता है टेस्टिकल, उसके उसके साइज में मतलब रिडक्शन देखने को मिलेगा, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है बेसिकली वो आपको डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल किडनी या लीवर का जो डिस्फंक्शन हो जाएंगे, ब्रेस्ट का इंलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्जमेंट होता है तो कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देख रहे हैं मेल्स में क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो कैसे फीमेल्स में इफेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। बट ये एक होता है कि एक आपको वे नहीं मिलता है, आपको सही से कोई बताने वाला नहीं है, तो इस चीज़ को आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। बट यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट देने का मतलब आपको यही होता है कि आप इस चीज़ को समझें क्या इफेक्ट है, और खुद को भी बचें इससे, और दूसरों को भी बताएं कैसे बचना। तो इसका एक कंट्रोल है कि यूजफुल प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग्स यूज एमंग एडोलेसेंट, जितने भी जो भी यंग एज वाले हैं उनके में अंडर पीयर प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों के पास इतना ज़्यादा घर से प्रेशर हो जाता है, या फैमिली या सोसाइटी वालों ने इतना उन्हें प्रेशर दे दिया होता है कि वो प्रेशर में आके क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह के यूज करने लगते हैं। चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेटेड, बच्चे सबको बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए प्रॉब्लम से, कि कैसे अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे कैसे निकलना है उनके बाहर। ये नहीं कि उस प्रॉब्लम के स्पेस में रहना है और स्पेस में आके क्या कर देना है कि कुछ गलत सलत कदम उठा लेना है, ड्रग्स का ज़्यादा यूज वगैरह। द चाइल्ड शुड बी सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वो चाइल्ड को जो है हेल्प मिलना चाहिए, जो भी इसकी एडिक्शन लगाया हुआ है कि उसको हेल्प मिलना चाहिए पेरेंट्स से, उसके बड़े लोग भी हैं जिनको उन्हें वो एडवाइस करें इस चीज़ को
अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड सीक मेडिकल हेल्प, तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिकल से आप मिले, साइकाइट्रिस्ट से आप मिले, और फिर जो भी एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है वो प्रोग्राम को भी देखें, जो भी लोग एडिक्ट हो चुके हैं कैसे इसका प्रिवेंशन करना है। तो ये सब कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, आप कर सकते हैं। आपको कहीं मतलब डर के ना रहे, आप इस चीज़ को मतलब कि डर भय खत्म करके आप पूछ सकते हैं आप अपने पेरेंट्स से भी कैसे ये मेरा मैं स्ट्रेस में रह रहा हूँ, ताकि आपकी स्ट्रेस जो है दूर हो, पीयर प्रेशर में आप, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको करना भी चाहिए। तो आज का जो हमने मतलब वीडियो था वो पार्ट 2 खत्म कर दिया। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अगर एक साथ देखते हैं तो आपका क्या होगा कि क्लास 12 का जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी वीडियो है पहले